नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा यूजीसी नेट और पीजीटी की परीक्षाओं से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में अभी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। और टाइप्स ऑफ रिसर्च में आज हम लेकर आए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान को समझाने के लिए आज हम तथ्यों के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तथ्यों के माध्यम से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम एकदम स्पष्ट कर देंगे, आपकी समझ बनेगी निश्चित रूप से। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें। और दोस्तों, इसके पहले भी हमारे चैनल पे लगभग 200 वीडियो शिक्षा के हैं। तो शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले दोस्तों से एक अनुरोध है कि हमारे सभी वीडियोज़ अपना प्लेलिस्ट में हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़, अपने काम के वीडियोज़ देखें और उसकी नोट्स तैयार करें। अगर ऐसा करके आप स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई होंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, हम आज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कहिए या फैक्ट कहिए, ये परिभाषा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, चैपिन ने दिया है। तो परिभाषाओं के माध्यम से हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझने का प्रयास करते हैं। नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया प्रेक्षण ही प्रयोग है। नियंत्रित परिस्थितियां, अब अगर इसको समझ लें, नियंत्रित परिस्थितियां क्या हैं। देखिए, 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक स्वतंत्र चर और दूसरा है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आश्रित चर क्या है और स्वतंत्र चर क्या है, पहले इसको हम जान लें। तो स्वतंत्र चर जो है, जिसका प्रभाव किसी चीज पर पड़ता है, जैसे शिक्षण विधि का प्रभाव बच्चे पर अगर पड़ रहा है तो बच्चे की बच्चे पर पड़ रहा है, यानी बच्चे की लर्निंग पर पड़ रहा है, पड़ेगा। तो शिक्षण विधि क्या है, स्वतंत्र चर है। और लर्निंग पर पड़ रहा है, लर्निंग अगर बढ़ती है तो वो क्या है, आश्रित चर है। यानी शिक्षण विधि यहाँ पर स्वतंत्र चर है और लर्निंग क्या है, बच्चे का अधिगम क्या है, वो आश्रित चर है। तो नियंत्रित परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, किस पर हम नियंत्रण करेंगे, किस में हम फेरबदल करेंगे। तो नियंत्रित परिस्थितियां ये है कि अगर हम 1-2 ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप को हम नियंत्रित रखते हैं, उस पर हम कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, किसी विधि का प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, किसी विधि का प्रभाव उस पर हम नहीं डालते हैं। और एक पर हम किसी शिक्षण विधि का प्रभाव डालते हैं, एक ग्रुप पर। तो यानी एक नियंत्रित समूह हो गया जिस पर हम कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, और एक ग्रुप ऐसा हो गया जिस पर हम किसी विधि का प्रभाव डाल रहे हैं। तो नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया प्रेक्षण ही प्रयोग है, इसको चैपिन ने कहा है। कुछ परिभाषा को और सुधारने का प्रयास किया है एडवर्ड्स ने। जब अध्ययन करता है, यानी रिसर्चर द्वारा कुछ चरों पर नियंत्रण या हेर फेर किया जाता है, किसी चर पर हेर फेर किया जाता है, जैसे स्वतंत्र चर पर हेर फेर किया जाता है। पहले हम कोई दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं,
फिर उस पर देखें बच्चों पर लर्निंग कैसी रही, फिर दूसरी विधि का हम प्रभाव देखते हैं, और फिर देखते हैं कि जो हमारा आश्रित चर है, जो हमारी लर्निंग है, किस प्रकार की हो रही है। तो यानी हेर फेर करते हैं। हेर फेर हम किस पर कर रहे हैं? स्वतंत्र चर पर कर रहे हैं। तो कुछ चरों पर नियंत्रण या हेर फेर किया जाता है, तब यह प्रक्रिया प्रयोग कहलाती है। देखिए, कुछ परिभाषा के माध्यम से हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को और जानने का प्रयास करते हैं। वह है फेस्टिंगर ने एक परिभाषा दिया है, वो थोड़ा और बड़ी है और समझाने का प्रयास किया गया है। जब अध्ययनकर्ता कुछ चरों को नियंत्रित, कुछ हेर फेर करता है तथा स्वतंत्र चरों में किए गए हेर फेर का, देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्र चरों पर किए गए हेर फेर का, परतंत्र चरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए अभी वही हम बता रहे थे कि स्वतंत्र चर पर जो हेर फेर किया जा रहा है उसका प्रभाव परतंत्र चर पर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। साथ ही मध्यवर्ती बाह्य चरों के पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर रखता है। मध्यवर्ती बाह्य चर कौन कौन से हैं? कुछ ऐसे चर होते हैं जिसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विजिलेंसी से, बहुत ही सतर्कता से देखना पड़ता है कि कहीं ये चर भी हम किसी विधि का प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं परतंत्र चर पर, लेकिन अनजाने में कुछ और चर ऐसे हैं जो लर्निंग पर प्रभाव डाल रहे हैं, या कि लर्निंग को कम कर रहे हैं या कि लर्निंग को बढ़ा रहे हैं, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी चर हैं, उन चरों को मध्यवर्ती चर कहा गया है, और उनको भी हम न्यूनतम स्तर पर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ अवरोधक तत्व हैं जो लर्निंग को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी मध्यवर्ती चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे चरों को हम न्यूनतम स्तर पर कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा आए। यह प्रक्रिया जो होती है प्रयोग कहलाती है। अब दोस्तों, 3 परिभाषाओं से आप एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने डिसर्टेशन भी अगर किया है, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में उतरे ही नहीं हैं, कभी किताबों को कभी पढ़ा ही नहीं है, तब की हम बात तो नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप रिसर्च के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो हमारा समझाया हुआ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठेगा। अगर डिसर्टेशन भी आप कभी किए होंगे तो हमारा जो ये लेसन है, हमारा जो ये लेक्चर है, आपके समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा। अब आगे हम चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के उद्देश्य क्या है, एम क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो तथ्यों की भविष्यवाणी करने के लिए, तथ्यों की भविष्यवाणी करने के लिए, देखिए यदि उदाहरण के लिए यदि बच्चे एग्रेसिव गेम खेलते हैं तो क्या होगा? एग्रेसिव गेम खेलते हैं तो बच्चा एग्रेसिव होगा, उसमें एग्रेशन बढ़ेगा। क्या प्रभाव पड़ रहा है? एग्रेसिव गेम का प्रभाव बच्चे पर डालना। हम भविष्यवाणी करते हैं कि अगर बच्चा एग्रेसिव गेम खेलता है तो वो एग्रेसिव होगा। कार्य और कारण संबंध को दर्शाने के लिए बच्चों में किसी प्रोसेस, अब प्रोसेस की बात क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग। क्लासरूम में हम अगर मान लें टीचिंग एंड लर्निंग, ये प्रोसेस कक्षा में क्या प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस होता है? टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस होती है। तो बच्चों में किसी प्रोसेस या आउटकम्स, आउटकम्स क्या है? सीखने के प्रतिफल हिंदी में, को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका उपयोग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का उपयोग, कि अगर प्रोसेस जो है टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है ये और अच्छी हो, इसके प्रयोग के लिए हम कोई विधि वहाँ पर अप्लाई करते हैं। उससे नहीं अगर
टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस इम्प्रूव होती है तो कोई दूसरी मेथड हम अप्लाई करते हैं। अगला है बच्चों की समस्याओं को सिंप्लीफाई करने के लिए, बच्चों की समस्याओं को कम करने के लिए, सरल करने के लिए और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब आगे हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके स्टेप कौन कौन से हैं? तो पहला तो है स्टेप इसका प्रयोग का शीर्षक। सबसे पहले तो हम शीर्षक की बात करते हैं, शीर्षक निश्चित कर लेते हैं। फिर संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हैं। जो हमारा शीर्षक है उससे रिलेटेड बहुत सारे साहित्य हम पढ़ते हैं। फिर समस्या का कथन हम करते हैं। समस्या के कथन में दो चरों में व्याप्त संबंध के ज्ञान का अभाव परिलक्षित होता है। समस्या का कथन के बाद हम आगे चलते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चरों को स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें स्वतंत्र चर कौन है और आश्रित चर कौन है। फिर है उपकरणों का विवरण, किस उपकरण से, किस टूल से हम डाटा का कलेक्शन करेंगे वो हम निश्चित कर देते हैं। बाह्य चरों को चिन्हित करना, बाह्य चरों को भी हम चिन्हित कर लेते हैं कि ये हमारे बाह्य चर है, इसको हमको नियंत्रित करना है एवं उन पर नियंत्रण स्थापित करना। स्वतंत्र चर के प्रभाव में कुछ बाह्य चरों का भी प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र चर के प्रभाव में कुछ बाह्य चरों का भी प्रभाव पड़ता है, भी हमने बताया। उसे पहचानना और समाप्त करना उसको, ये हम 6वें स्टेप में करते हैं। फिर 7वें में आते हैं, उपयुक्त एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का चयन करते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम निश्चित कर लेते हैं कि इस प्रकार की हमारी रिसर्च की डिजाइन होगी। अब हम आगे इसको हम कहते हैं शोध अभिकल्प। एक्सपेरिमेंट डिजाइन को हिंदी में कहते हैं शोध अभिकल्प को हम निश्चित कर लेते हैं कि इस प्रकार से हम पूरी प्रक्रिया को करेंगे। फिर अब हम प्रयोज्यों का चयन करते हैं। प्रयोज्य जो होते हैं, सैंपल जो होते हैं, उनका हम चयन करते हैं, न्यादर्श जो होते हैं। फिर आगे प्रयोग की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। अब हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट अब हम करते हैं जो भी हमको करना है, और मानदंड का फिर चुनाव करते हैं। मानदंड के चुनाव में इसी आधार पर प्रयोग परिणाम का आकलन किया जाता है। इसी मानदंड का चुनाव, एक मानदंड हम स्थापित करते हैं कि हमारा मानदंड, प्रयोग का मानदंड ये होगा। फिर है अगला, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। जो हमारे वो डाटा कलेक्ट हुए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, यानी जो प्रयोग द्वारा प्राप्त जो आंकड़े हैं एक्सपेरिमेंटल। देखिए इसमें हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, आंकड़े प्राप्त कैसे करेंगे, प्रयोग द्वारा हम आंकड़े प्राप्त करेंगे। फिर आता है उपलब्धि का विश्लेषण। उपलब्धि का हम विश्लेषण करेंगे, फिर उस आधार पर हम निष्कर्ष को लिखेंगे और उसके बाद हम जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करते हैं। अब आगे हम चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की विशेषताओं की हम बात करते हैं। कुछ विशेषताओं को यदि हम आपके समक्ष रखेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को और अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, स्वतंत्र चर में हेर फेर करते हैं। देखिए इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं। हम फैक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं, फैक्ट को आप अच्छे से लिखेंगे, इसी से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी से सब बनते हैं। स्वतंत्र चर में हेर फेर किस प्रयोग में किया जाता है, अभी पहले बताया हमने कि स्वतंत्र चर में जो हेर फेर किया जाता है, जो नियंत्रण किया जाता है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जाता है। चरों का मूल्यांकन किया जा सकता है, जो वेरिएबल हैं उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। नियंत्रित प्रक्रिया होती है इसमें नियंत्रण करते हैं, किसमें,
नियंत्रण प्रक्रिया किस में करते हैं? स्वतंत्र चरों में। फिर पर्यावरणीय चरों का नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए पर्यावरणीय चर क्या होते हैं? कुछ ऐसे चर जो स्वतंत्र चर के आड़ में, स्वतंत्र चर के बहाने, स्वतंत्र चर के साथ साथ कुछ और ऐसे चर हैं जिसे रिसर्चर समझ नहीं पाता, परंतु वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जाता है इसमें। फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है इसमें। फिर इसके रिजल्ट का वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा सत्यापन करने योग्य होते हैं। इसके रिजल्ट जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं तथा सत्यापन करने योग्य होते हैं, बशर्ते इसके टूल्स रिलायबल हों, विश्वसनीय हों। एक शर्त भी है कि इसके जो टूल्स हो वो रिलायबल हों। अविश्वसनीय टूल्स होगा अगर, तो इसके रिजल्ट भी प्रभावित होंगे, इसकी वस्तुनिष्ठता प्रभावित होगी, विश्वसनीयता प्रभावित होगी रिजल्ट की। अब आगे है भविष्यवाणी की ताकत होती है इसमें। आगे है इसके परिणामों एवं निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसके परिणाम का सामान्यीकरण किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल से जो रिसर्च आते हैं उसको हर जगह लागू किया जा सकता है। सामान्यीकरण का तात्पर्य कि उसको हर जगह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के लिए वह रिसर्च सत्य है, इसको कहते हैं सामान्यीकरण। तो इसके परिणामों को सामान्यीकरण किया जा सकता है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा अनुसंधान है जिसका हर जगह सामान्यीकरण किया जा सकता है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला है प्रयोगशाला आधारित प्रयोग में। प्रयोगशाला आधारित प्रयोग, देखो प्रयोग दो तरह के होते हैं, एक तो प्रयोगशाला में किया जाता है और एक क्षेत्र में किया जाता है। तो इस पर हम ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं प्रयोगशाला में, और क्षेत्र प्रयोग जो होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है, उसमें हम ज़्यादा बाह्य चरों पर भी ज़्यादा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो प्रयोगशाला आधारित प्रयोग में आंतरिक वैधता का स्तर उच्च होता है। आंतरिक वैधता जो होती है प्रयोगशाला प्रयोग में उच्च स्तर की होती है तथा बाह्य वैधता का अभाव होता है। इसमें प्रयोगशाला प्रयोग में बाह्य वैधता का अभाव होता है, क्योंकि प्रयोगशाला प्रयोग वास्तविक परिस्थिति में नहीं किए जाते हैं। देखो जो क्षेत्र प्रयोग होते हैं वो क्षेत्र में करते हैं तो बिल्कुल वास्तविक परिस्थिति होती है। अब यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। वास्तविक परिस्थिति में जो प्रयोग होते हैं वो क्षेत्र प्रयोग होते हैं, और वास्तविक परिस्थिति में जो प्रयोग नहीं होते हैं, काल्पनिक परिस्थिति होती है, कृत्रिम परिस्थिति होती है, वो प्रयोगशाला में हो सकती है। तो इस ढंग से इस फैक्ट्स के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के माध्यम से बताने का हमने प्रयास किया है। आप हमारे चैनल को देखेंगे, हमारे पूरे वीडियोज़ को अच्छे से समझेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, और यदि आपके पास रिसर्च की बुक है तो उस पर उसको अध्ययन करेंगे। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो कहीं पर भी पूरे रिसर्च में आप, पूरे रिसर्च मेथडोलॉजी में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी के साथ दोस्तों आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, आज का लेक्चर यहीं पे संपन्न होता है। थैंक यू सो मच।